हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूं। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैटर। मैटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बारे में और उसकी क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनको कैसे मेजर करना है। एंड देन साइंटिफिक नोटेशन, कोई भी वैल्यूज है उनको साइंटिफिकली टर्म में कैसे हमें उसको लिखना होगा। देन उसके बाद साइंटिफिक फिगर्स, राउंडिंग ऑफ डेसिमल के बाद जो वैल्यूज है हम उसको कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड देन रिलेटिव एटॉमिक मोलिकुलर एंड फॉर्मूला मास, और कोई जितने भी लो है सारे लो ऑफ केमिकल रिएक्शन के जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उनके लो पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड देन परसेंटेज कंपोजिशन एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। फिर लास्ट में स्टिचोमेट्री के बारे में, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम। और लिमिटिंग रीजेंट्स के बारे में भी, इस पे भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री क्या होता है। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ही तो ब्रांच है। जैसे साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह अदर सब्जेक्ट आते हैं, तो वैसे ही केमिस्ट्री भी क्या है, एक साइंस की ही ब्रांच है जो किसके बारे में पढ़ाती है हमें, वो हमें पढ़ाती है। उसके अंदर हम स्टडी किसके बारे में करते हैं, कंपोजिशन कि वो कोई भी चीज, क्या चीज, किस चीज की कंपोजिशन, मैटर की। मैटर किस चीज से बना हुआ है, क्या कंपोजिशन है उसकी, क्या स्ट्रक्चर है मैटर की, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन करने पे हमें मैटर के अंदर कुछ भी चेंज आएंगे और उन चेंज के लिए हम कुछ लॉ पढ़ेंगे। तो वो सारा का सारा क्या है, किसके अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर है। ठीक है। अब मैटर की डेफिनेशन, सबसे पहले मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। क्या कोई भी चीज जिस जो क्या करती है, स्पेस ऑक्युपाई करे और उसका अपना खुद का क्या हो, कुछ ना कुछ वेट हो, कुछ ना कुछ मास हो। अपने आसपास इन्वायरमेंट में जो भी है लगभग सारी चीजें क्या है, मैटर के अंदर ही आती है। ये पेन है, पेन भी क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है इतना, और इस पेन का भी क्या है, कुछ ना कुछ मास है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मैटर का। अपने इन्वायरमेंट में कोई भी चीज देखो, उनमें सारी की सारी चीजों में जिसमें भी वेट हो और जो मास ऑक्युपाई करे, उस जो स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसका क्या हो, मास हो, वो सारे के सारे क्या है, मैटर है। एग्जाम्पल पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बेंच हो गए जिसपे हम बैठते हैं, चेयर हो गई, और अपने फैन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है मैटर के। बुक्स हो गई, इवन एयर, एयर भी क्या है, मैटर का ही एग्जाम्पल है। कैसे, अब एयर तो दिखाई नहीं देती, बेशक दिखाई नहीं दियो, लेकिन उसको हम सेंस तो कर सकते हैं अपने अपने एयर के अंदर। अपने इन्वायरमेंट में जितनी भी एयर है, एयर क्या कर रही है, वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है। इस रूम के अंदर एयर है, एयर ने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया है और उसका कुछ ना कुछ वेट भी है, कुछ ना कुछ मास है। कैसे, अब मास हम कैसे पता चलते हैं, उसको हम क्या करेंगे, एक बैलून में फिल करेंगे एयर को। एयर को बैलून में फिल करने के बाद हम उसका वेट करेंगे, और एयर जब बैलून के अंदर नहीं थी तब उसका वेट करते, तो दोनों में वेट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है उससे मास की वजह से। किसके मास की वजह से, एयर की मास की वजह से। तो यहां से पता चल गया कि एयर का कुछ ना कुछ मास होता है। तो एयर भी किसका एग्जाम्पल है, वो मैटर का ही एग्जाम्पल होता है। इवन अपना जो हेयर है, हेयर भी क्या है, मैटर ही है। चाहे उसका वेट बहुत ही कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मास है। तो इसीलिए सारी की सारी चीजें जो भी अपने इन्वायरमेंट में है, वो सारे के क्या है, मैटर के ही एग्जाम्पल होते हैं। अब मैटर क्या है, मैटर कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो मैटर है। अब ये पेन है, पेन भी एक मैटर का ही एग्जाम्पल है। ये भी क्या है,
छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है मैटर। ठीक है, तो कोई भी मैटर वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। अब हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जी की ही फॉर्म है। अब इनको हम सेंस तो कर सकते हैं, देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, पर इनका कोई ना मास नहीं होता, इनका क्या नहीं होता, मास, और ना ही इनका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो इसका मतलब ये किसके एग्जाम्पल नहीं हुए, ये मैटर के एग्जाम्पल नहीं होंगे। ठीक है, फीलिंग्स, अपनी जितनी भी फीलिंग्स होती है, कोई भी लव हो गया, हेट हो गया, कोई गुस्सा हो गया, एंगर हो गया, तो ये भी क्या है, मैटर के एग्जाम्पल नहीं होते, क्योंकि इनके कोई वॉल्यूम थोड़ी ना होती है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई थोड़ी ना करते हैं, ये तो एक फील कर सकते हैं हम इनको। तो ये किसके एग्जाम्पल नहीं हुए, मैटर के एग्जाम्पल नहीं हुए। तो यहां से हमें क्या पता चला कि मैटर कोई भी चीज हो सकती है जिसका क्या हो, अपना मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। हीट एनर्जी कोई भी एनर्जी की फॉर्म हो गया, फीलिंग हो गई, ये मैटर के एग्जाम्पल नहीं होते। देन इसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या स्टेट, किस स्टेट में मिलते हैं मैटर, जनरली 5 स्टेट में मिलते हैं, पर हम स्टडी कितने स्टेट की करते हैं, 3 स्टेट की। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। फोर्थ कौन सा होता है, फोर्थ होता है प्लाज्मा। फोर्थ कौन सा होता है, प्लाज्मा। और फिफ्थ कौन सा होता है, फिफ्थ होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 5 टाइप में मिलते हैं हमें स्टेट में मैटर, लेकिन हम स्टडी किसमें करते हैं, 3 के ही बारे में पढ़ते हैं हम जनरली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या होता है, सभी को पता है, जिसका क्या हो, मास, जिसकी वॉल्यूम और स्पेस कैसा होता है, फिक्स। कोई भी चीज है, अब ये है सॉलिड, क्या इसका हम देखते हैं, इसका मास फिक्स है, शेप भी क्या है, फिक्स है, और वॉल्यूम भी फिक्स है। हम इसको कल आके देखेंगे, क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी, नहीं ना, इसकी शेप क्या रहेगी, सेम एज इट इज ही रहेगी, और वॉल्यूम भी इतना ही ऑक्यूपाई करेगा। तो मतलब क्या होता है, शेप और वॉल्यूम सॉलिड की क्या होती है, फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड क्या है, जिसकी वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर मान लेते हम 1 लीटर मिल्क लिया, हमने 1 लीटर क्या लिया, मिल्क लिया। अब उस मिल्क को हमने वाटर बोतल में डाला, तब भी वॉल्यूम तो क्या रहेगी, 1 लीटर ही रहेगी, लेकिन अब उसकी शेप कैसी हो गई, बोतल जैसी हो गई ना। अगर उसी बोतल को, उसी मिल्क को हम क्या करेंगे, किसी अपने बर्तन में डालेंगे, तो क्या रहेगा, वॉल्यूम तो उसकी 1 लीटर ही रहेगी, लेकिन शेप अब कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले कैसी शेप थी, वाटर बोतल में थी तो वाटर बोतल जैसी थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको बर्तन में डाला तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, जैसे शेप का बर्तन होगा वैसी ही। तो यहां से क्या पता चला कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स होती है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। और गैस के लिए ना ही शेप फिक्स होती, ना ही वॉल्यूम फिक्स होती। अगर गैस यहां पे प्रेजेंट है तो ये पूरे इस रूम के अंदर स्प्रेड है, पूरे रूम में फैली हुई है, तो यहां पे उसकी वॉल्यूम क्या हो गई, इस रूम जितनी हो गई, और शेप भी जैसा ये रूम है उसी शेप में हो जाएगी गैस की। लेकिन जैसे ही उस गैस को हम दूसरे रूम में लेके जाएंगे, अगर रूम अब बड़ा है, अब लार्ज रूम है, तो उसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, लार्ज, क्योंकि वो गैस क्या है, पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी। तो वॉल्यूम भी चेंज हो गई उसकी, और क्या चेंज हो गई, शेप भी चेंज हो गई। तो यहाँ पे गैस क्या होता है, जिसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती और शेप भी फिक्स नहीं होता। अब ये सारी की सारी जो स्टेट है, उन स्टेट को हम सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, और वापस गैस से लिक्विड में, या डायरेक्ट सॉलिड से गैस में एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने के बाद। तो अब हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा सा, और क्या क्या चीजें हो सकती है।
तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, पहले इनमें बात करते हैं पार्टिकल्स में। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, टाइटली पैक, क्लोजली पैक होते हैं बिल्कुल पार्टिकल्स। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होगा, पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्पेस होता है, और गैस के अंदर पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या हो गए, टाइटली पैक, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा लूजली पैक होते हैं, और गैस में क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। फिर उसके बाद शेप हमने पढ़ ही लिया। सॉलिड के अंदर जो शेप है वो क्या होती है, फिक्स होती है। लिक्विड के अंदर शेप फिक्स नहीं होती, और गैस में भी शेप फिक्स नहीं होती। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड के अंदर वॉल्यूम फिक्स होती है, लेकिन गैस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड क्या होते हैं, हाईली रिजिड, ठीक है, लेकिन लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते, वो दोनों क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। अब फ्लो कर सकते हैं तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड, उनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो लिक्विड और गैस को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, इनके पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के फ्लो नहीं कर सकते। पार्टिकल सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हाई होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तभी तो वो बिल्कुल पास है, और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में बिल्कुल ही कम होता है, सबसे कम होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड के केस के अंदर पार्टिकल टाइटली पैक है तो मूव नहीं कर सकते। अब मूव नहीं कर सकते तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसमें बिल्कुल ही कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती है सबसे। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स क्या है, थोड़े से दूर दूर है, फ्री है थोड़े से, तो पार्टिकल थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, मोशन में हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड के केस में काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से क्या होगी, ज्यादा होगी। और गैस में तो पार्टिकल बहुत ही दूर दूर है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो पार्टिकल फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब फ्रीली मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो लिक्विड के सॉलिड के केस में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, और सबसे ज्यादा किसके केस में, गैस के केस में। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हाई, लिक्विड की कम, और गैस की तो और भी कम होती है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हमें पता है गैस की वॉल्यूम क्या होती जाएगी, अगर हमने एरिया बढ़ा कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उनको कंप्रेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते तो ये नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड को हम स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस को तो हम आराम से इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तभी तो हमने गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी गैस होता है अपने घरों में यूज करते हैं, तो उनको हमने बहुत ही हाई प्रेशर से कंप्रेस की होती है गैस को, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। अब हमने बताया था कि क्या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में एक दूसरे में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोल सकते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। फ्यूजन भी बोल सकते हैं और उसको मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। ऐसे ही लिक्विड से हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं गैस के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। उस प्रोसेस को वेपराइजेशन। तो ये स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है। कब चेंज हो सकता है, जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही वापस भी हो सकता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर भी होता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने के कुछ एग्जांपल बताओ।
सॉलिड से लिक्विड के एग्जाम्पल तो बहुत है, लिक्विड से गैस के एग्जाम्पल भी बहुत है, लेकिन सॉलिड से गैस में जो डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होंगे, तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? उसके एग्जाम्पल हो गए कैम्फर, जो हम कपूर बोलते हैं, जिसको हवन वगैरह करते हैं या प्रार्थना के लिए वो करते हैं ना, तो उसमें करते हैं, कपूर बोलते हैं जिसको, वो हो गया कैम्फर। और क्या हो गया? नेफ्थलीन बोल, नेफ्थलीन बोल, नेफ्थलीन भी क्या होता है अपना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। और एक हो गया ड्राई CO2, क्या हो गया? ड्राई CO2, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए अपने उनके। ऐसे ही गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और टेम्परेचर को कम करके। तो डायरेक्ट गैस से लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, क्योंकि वेपर है, वेपर को कंडेंस करके हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड के अंदर, तो वही प्रोसेस हो गई कंडेंसेशन। ऐसे ही लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। और दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं? दूसरा इसको फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, फ्रीजिंग। वाटर को हम फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वही हो गया, फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट गैस से सॉलिड के अंदर भी हो सकता है कन्वर्ट, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन, उस प्रोसेस को डिपोजिशन। तो ये प्रोसेस हो गई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर के। ठीक है, फिर इसके बाद अब आते हैं मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को किस में क्लासिफाई किया है? दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले मिक्सचर, पहला क्या हो गया? मिक्सचर, और दूसरा क्या है? प्योर सब्सटेंस। क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या आएगा? सॉल्यूशन, इसमें हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम दो पढ़ते हैं, एक तो होता है कोलाइडल, कोलाइड सॉल्यूशन, और दूसरा हो गया सस्पेंशन। ठीक है, ऐसे ही प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया, किस किस में? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कितने टाइप के होंगे? तीन टाइप के। कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। और कौन सा हो गया? मेटलॉइड। ठीक है, कंपाउंड में आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड ये हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होते हैं। तो ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब इनके बारे में डिटेल से एक एक के पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अब प्योर का मतलब क्या है? ज्यादातर देखो अब न्यूज आ रही है कितनी सारी कि पनीर में मिलावट आ रही है। अब मिलावट का मतलब क्या है? अगर हम शॉप पे गए और क्या चीज खरीदने गए? पनीर खरीदने गए हैं, तो हम कहेंगे कि भाई ये अच्छा पनीर है। कैसे? क्यों? क्योंकि जो हम पनीर खरीदने गए हैं वो कैसा है? प्योर है। उसमें जो इम्प्योरिटी है जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो मिक्स नहीं है। पनीर सारा का सारा जो पार्टिकल्स है वो सारे के सारे किसके हैं? पनीर के ही है। लेकिन अगर हम उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दे, पनीर के अलावा कुछ और चीजें भी ऐड कर दे, तो वो प्योर नहीं हुआ। तो इसका मतलब वैसे ही कोई भी सैंपल जिसमें ओनली एक ही टाइप के क्या हो? सब्सटेंस हो, तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर क्या होगा? जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया किसी भी प्रपोर्शन के अंदर, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। फिर से, प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक ही टाइप के सब्सटेंस हो, सिर्फ एक ही टाइप के। मान लिया ये पेन है, प्लास्टिक का पेन है। अगर ये प्लास्टिक का पेन है
तो ये सारे के सारे जितने भी पार्टिकल है इसमें वो किससे बने होते हैं, प्लास्टिक के ही बने होंगे। इसमें किसी आयरन के या एल्यूमिनियम के, सिल्वर के उसके पार्टिकल नहीं होंगे, सिर्फ एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे किसी भी प्रपोर्शन में, हमारी मर्जी है, कोई ज्यादा अमाउंट में है कोई कम अमाउंट में है, किसी भी प्रपोर्शन में कर सकते हैं, तो वो किसका हो गया, मिक्सचर होगा वो। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, पहले उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्योर सब्सटेंस की। सबसे पहले वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे अलग पार्टिकल है यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है, ये नहीं। कैसे होंगे, हर जगह पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, कंपोजिशन कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। दूसरा, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती बार बार। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कलर हो गया, स्मेल, डेंसिटी, ये चीजें फिक्स होती है, डेफिनेट होती है। दूसरा, हम प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन मेथड हो गया, इवेपोरेशन मेथड हो गया, तो इन मेथड से हम प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते। अब प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में थे, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वो होता है पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। कितने टाइप के एटम होंगे, सिर्फ एक टाइप के ही एटम होंगे। एग्जाम्पल आयरन बोल दिया इसमें। अब आयरन के बहुत सारे पार्टिकल्स है, लेकिन पार्टिकल्स बहुत सारे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या है, सेम टाइप के ही एटम है ना। सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सारे के सारे आयरन से बने हुए हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स किसके हैं, आयरन के, तो सेम टाइप के एटम से बने हुए हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एलिमेंट का, इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट। कॉपर, अब कॉपर के बहुत सारे एटम हैं, अब सारे के सारे एटम किसके हैं, कॉपर के, सेम टाइप के एटम हो गए, तो ये किसका हो गया, एलिमेंट होगा ये भी। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन O2 बोल दिया, O2 भी क्या है, एलिमेंट है, भले ही इसमें दो ऑक्सीजन के एटम हो, लेकिन एटम क्या है, सेम टाइप की है ना, दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीजन ही है, तो ये किसका है एग्जाम्पल, एलिमेंट का ही एग्जाम्पल है। अब कंपाउंड में आते हैं, कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एटम अलग अलग एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के नहीं, अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन करेंगे इन्हें फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। एग्जांपल वाटर H2O। अब इसमें दो टाइप के एटम हो गए, एक हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का, दो टाइप के एटम हो गए ना। अगर एक ही टाइप के एटम होते तो एलिमेंट होता, लेकिन एक से ज्यादा टाइप के एटम हो गए तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कंपाउंड का। अब ये फिक्स रेशियो में है कंबाइन, ये नहीं कि हमने अपनी मर्जी से किस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ज्यादा या कम अमाउंट में ले लिया, नहीं, फिक्स रेशियो बाय मास होता है। कैसे, एक हाइड्रोजन का मास एक, और कितने हाइड्रोजन है, दो है, ऑक्सीजन कितना है, एक, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो इनको कट करेंगे तो क्या आ गया 1:8। तो ये होता है इनका फिक्स रेशियो बाय मास में। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड, क्यों, क्योंकि ये भी दो टाइप के एटम से बना है। पहला टाइप का एटम कौन है, कार्बन, और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब ये बताओ नाइट्रोजन N2, ये किसका एग्जांपल है, सोच के बताओ। N2 क्या है, N2 है एलिमेंट, N2 क्या है, एलिमेंट। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के एटम है, किसके एटम है, सिर्फ ओनली नाइट्रोजन के, तो ये किसका एग्जांपल आ गया, एलिमेंट का। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसमें तीन टाइप के एटम है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और
ऑक्सीजन। तो ये एग्जाम्पल हो गया कंपाउंड का। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कंपाउंड का। तो होप सभी को क्लियर हो गया। एलिमेंट और कंपाउंड में, एलिमेंट क्या होते हैं? जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं। कंपाउंड क्या होंगे? जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट एटम एलिमेंट के कंबाइन करते हैं, और किसमें? फिक्स रेशियो में। यही इसको सेपरेट करता है। फिक्स रेशियो में जरूर रखना, फिक्स रेशियो बाई मास होता है। ठीक है, तो होप सभी को समझ में आ गया होगा एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस में। कौन सा? मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी प्रपोर्शन में। अब कंपाउंड में क्या था? फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन करना था, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं होती, हमारी मर्जी से हम कितना भी प्रपोर्शन रख सकते हैं। एग्जांपल, वाटर लिया हमने 100 ml। 100 ml वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड किया 1 स्पून, तो ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। लेकिन हम अपनी मर्जी से दूसरा स्पून भी ऐड कर सकते हैं, थर्ड स्पून भी ऐड कर सकते हैं शुगर का, फोर्थ भी कर सकते हैं। तो यहां पे हमने कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं लिया, एनी प्रपोर्शन में ऐड कर दिया। तो ये किसका एग्जांपल है? मिक्सचर का। ये किसका एग्जांपल है? मिक्सचर का। ठीक है, अब इसको मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन मेथड से, फिजिकल मेथड से। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? एयर। अब एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब कहीं पे ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में है, अगर जहां पे पॉल्यूशन कम है तो वहां पे ऑक्सीजन क्या होगी? ज्यादा होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कम। लेकिन जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? ज्यादा। तो यहाँ पे प्रपोर्शन क्या है? फिक्स नहीं है ना, किसी भी प्रपोर्शन में है। तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया मिक्सचर का? एयर, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ब्लड हो गया, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे एलिमेंट है। किसी के में सोडियम कम होता है, पोटेशियम कम होता है, किसी में सोडियम ज्यादा होता है, किसी के में पोटेशियम कम होता है। तो इनका प्रपोर्शन क्या होता है? फिक्स नहीं होता, सभी पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। मिल्क भी क्या है? अपना मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। अब प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं? कि इसमें जो प्रपोर्शन होता है वो क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं, कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता। दूसरा, जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे मिलके बना होता है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, फिल्ट्रेशन मेथड से और इवेपोरेशन मेथड से। थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सेम एट दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जिससे वो मिलके बना है उससे प्रॉपर्टी क्या होती है? उनकी सेम होती है मिक्सचर की। मिक्सचर के फिर दो पार्ट में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मतलब सेम। अब वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दी, अब शुगर जैसे ही हम ऐड करेंगे तो शुगर क्या हो जाएगी? वाटर में डिसोल्व हो जाएगी। अब क्या हम यहां से एक ड्रॉप वाटर उठाएं और यहां से एक ड्रॉप वाटर उठाएं, दोनों में टेस्ट क्या होगा? सेम होगा। शुगर की क्वांटिटी यहां पे भी और यहां पे भी दोनों में क्या होगी? सेम होगी। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया। लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। एग्जाम्पल, मड। अगर हमने वाटर के अंदर सैंड ऐड कर दी तो कहीं पे सैंड की क्वांटिटी कम होगी सरफेस में, और सैंड सारा का सारा क्या है? बॉटम में चला जाएगा। तो बॉटम के अंदर सैंड की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं हुई ना, कहीं पे कंसंट्रेशन कम है और कहीं पे ज्यादा है, तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में कैसा होता है? वन फेज। वन फेज का मतलब हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते कि यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होगी इससे ऊपर और इससे नीचे वाटर ज्यादा होगा, ऐसा नहीं कर सकते ना। ओनली वन फेज ही होता है, उनको सेपरेट नहीं देख सकते। लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर देखो, हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं इमेजिनरी लाइन से। हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि इस इमेजिनरी लाइन से
नीचे तो क्या है, सैंड है, मड है, और इस इमेजिनरी लाइन से ऊपर क्या है, वाटर है। तो यहां पे कितने फेज हो गए, 2 फेज। तो जरूरी नहीं है 2 फेज, 2 फेज से भी ज्यादा हो सकते हैं, 3 फेज भी हो सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस के अंदर ओनली 1 फेज ही रहता है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। हम इस मड सॉल्यूशन को जैसे ही फिल्टर करेंगे तो सारी की सारी मड क्या रहेगी, फिल्टर में रह जाएगी, और वाटर क्या आ जाएगा, अपने नीचे बीकर लगाया तो बीकर के अंदर आ जाएगा। दूसरा, हम इसको इवेपोरेट करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने पे वाटर सारा का सारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, और वाटर को अलग से हम क्या कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे, और सारा का सारा मड क्या रह जाएगा, नीचे। तो फिजिकल मेथड से हमने हेट्रोजीनियस को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय विदाउट चेंजिंग इन इट्स कंपोजिशन। सब्सटेंस की कंपोजिशन में चेंज नहीं करना, फिर भी हम उसको मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, तभी हम उसमें उसकी प्रॉपर्टी को मेजर या ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें कंपोजिशन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अब कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम मेजर करने के लिए है, तो 7 बेसिक यूनिट होती है, 7 बेस यूनिट होती है। कौन कौन सी 7 बेस यूनिट होती है, पहली तो लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट मीटर होती है। दूसरा मास, मास की क्या होती है, किलोग्राम। टाइम, टाइम की क्या होती है, सेकंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर की केल्विन। एटमॉस्फेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की अमाउंट क्या किस में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट मोल होती है। इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट की क्या यूनिट होती है, एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। तो ये जो 7 बेसिक यूनिट है जिनकी हमें जरूरत पड़ी किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। अब इन्हीं यूनिट का, बेस यूनिट का यूज करके हम ड्राइव्ड यूनिट निकालते हैं। अब ड्राइव्ड यूनिट कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे निकालना है एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और ब्रेड्थ की भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया की यूनिट तो निकाल ली, अब किससे का यूज करके, बेसिक यूनिट का यूज करके। तो ऐसी यूनिट को बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ऐसी यूनिट को क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है। और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, ब्रेड्थ की भी मीटर, और हाइट की भी क्या होगी, मीटर। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। ऐसे ही डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है, हमने अभी ड्राइव किया, मीटर क्यूब। तो ये सारी की सारी क्या है, ड्राइव्ड यूनिट होती है, जिनका हम किसी बेसिक यूनिट का यूज करके हम उस यूनिट को ड्राइव करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी ड्राइव यूनिट होती है, बहुत सारी, लेकिन बेसिक यूनिट कितनी होती है, 7 ही बेस यूनिट होती है। कौन कौन सी, जिनका हमने पढ़ा था, मीटर, लेंथ, टेम्परेचर, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन्हीं 7 बेसिक यूनिट का यूज करके हमने ड्राइव यूनिट बहुत सारी निकाल सकते हैं। तो होप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा।
और आपको लेक्चर भी बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा और सब कुछ क्लियर भी है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अब साइन प्रीफिक्स यूज इन द एसआई सिस्टम। अब कोई भी वैल्यू है, मान लो मेरे पास 1000 इतना, अब इस वैल्यू को हम बार बार लिखेंगे तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। हमें एग्जाम में लिखना है, अब बार बार अपने पास इतना टाइम नहीं है कि इसको बार बार इतना लिखे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम क्या हो जाए, वेस्ट ना हो, टाइम बच जाए। तो प्रीफिक्स कैसे कैसे होते हैं, अगर प्रीफिक्स, कुछ प्रीफिक्स याद रखने कौन कौन से। सबसे पहले डेसिमल, डेसी का मतलब क्या है, 10 टू पावर -1, ठीक है। सेंटी का मतलब क्या हो गया, सेंटी का मतलब हो गया 10 टू पावर -2 हो गया। फिर 10 टू पावर -3 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, मिली। 10 टू पावर -6 के लिए क्या यूज करेंगे, माइक्रो वर्ड, माइक्रो वर्ड। 10 टू पावर -9 के लिए नैनो। 10 टू पावर -12 के लिए क्या यूज करेंगे, पिको। और 10 टू पावर -15 के लिए यूज करेंगे फेम्टो। तो यहां तक 10 टू पावर -15 तक थोड़ा सा याद रखना हमें। ऐसे ही ये वैल्यू माइनस में थी पावर, अब प्लस के अंदर आएंगे तो क्या होगा, 10 टू पावर 1 होगा तो वर्ड यूज कर देंगे डेका। 10 टू पावर +2 होगा तो यूज करेंगे हेक्टो वर्ड। अगर 10 टू पावर 3 होगा तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे किलो। 10 टू पावर 6 के लिए मेगा। 10 टू पावर 9 के लिए गीगा। 10 टू पावर 12 के लिए टेरा और 15 के लिए पेंटा। तो ऐसे ही 10 टू पावर -15 तक और 10 टू पावर +15 तक हमें थोड़ा सा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं ताकि हमें वैल्यूज को बार बार लिखना ना पड़े, इतना लेंथी वैल्यूज को, टाइम अपना वेस्ट ना हो, टाइम अपना बच जाए। तो ये प्रीफिक्स को हमें 10 टू पावर -15 और 10 टू पावर +15 तक याद रखने हैं। अब कौन कौन सी यूनिट जो याद रखनी है कुछ, सबसे पहले मीटर क्यूब और लीटर के अंदर क्या रिलेशन होता है, बार बार आएगा यूज। ऐसे ही डेसीमीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन होता है, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर के अंदर क्या रिलेशन होता है। ऐसे ही सेंटीमीटर क्यूब का लीटर में भी कर सकते हैं, तो ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें याद रखना है 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। अब इसको याद कैसे करते हैं, तो सभी के घरों में जो वाटर टंकी होती है, घरों पे छत पे लगी रहती है, जनरली सबका कितना होता है, 1000 लीटर का। जो टंकी है वो कितने लीटर की होती है, 1000 लीटर की। तो उससे याद रख लो, उसका क्या होता है, हाइट 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर और ऐसे ही लेंथ भी कितनी होती है उसकी, 1 मीटर। तीनों चीजें, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों की तीनों चीजें क्या होती है, 1 मीटर। और जो टंकी होती है वो कितने लीटर यूज करती है, कितने लीटर फिल करता है पानी उसके अंदर, 1000 लीटर। तो इससे याद रख लो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के इक्वल होता है। ऐसे ही 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल। और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 मिलीलीटर के इक्वल। तो ये यूनिट को हमें याद रखना है, क्या, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। किससे याद रखना है उसको, वाटर टैंक, जो हम वाटर टैंक घर में यूज होते हैं, वाटर टंकी, उसके अंदर उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी होती है, 1000 लीटर। और कैसे होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1 मीटर होती है। तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो गया, 1000 लीटर के इक्वल। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल, ठीक है। तो ये हमें यूनिट को कुछ को याद रखना है इनका। ऐसे ही अब टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन में और डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट तो इसमें होती है। तो इनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, 273.15 जो एक्चुअल में है, लेकिन हम इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, 273 ही लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल में इजी रहे। प्लस में जितनी भी हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें।
ऐसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। तो ये दोनों को याद रख लेना। अब ये बताओ कि जो अपना टेम्परेचर है, हमारे फीवर होता है, बुखार चढ़ता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो थर्मामीटर होता है वो मेजर करता है उसमें टेम्परेचर, और थर्मामीटर में मेजर करने के बाद हमें क्या बताता है कि 101 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है। तो वो डिग्री क्या होता है, अब वो डिग्री किस में होती है, अगर वो डिग्री सेल्सियस में है तो सोच के देखो 100 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर बॉईल होना स्टार्ट कर देता है। अपने जो समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में जो नॉर्मल टेम्परेचर अब जो होने लगा वो कितना होता है, 40 डिग्री 42 डिग्री के आसपास। उसी में हमारा क्या हाल होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या हाल हो जाएगा। तो जो हम डॉक्टर के पास फीवर चेक करवाने के लिए जाते हैं और वो हमें कहते हैं कि 100 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री बुखार है, तो वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, वो किसके अंदर होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर होता है। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होगा, अब 100 डिग्री पे तो बुखार हो जाता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फीवर होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो इन फॉर्मूला का यूज करके हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर की यूनिट को। तो ये कुछ यूनिट थी जो हमें याद रखनी है। अब इसके बाद आते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ये क्या होता है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अब मान लेते हैं कि ये पेन को मेजर करना है, 4 स्टूडेंट है मेरे पास, और उन चारों स्टूडेंट को कहा कि जाओ इस पेन को एक्यूरेटली मेजर करना है, मेजर करना है। उनको 3 चांस दिए कि फर्स्ट टाइम मेजर करो, फिर सेकंड टाइम और फिर थर्ड टाइम। तो जितनी बार भी मेजर करेंगे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो क्या आएगा, उसमें एरर आएगा ना। जो एक्चुअल वैल्यू थी इस पेन की उससे थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, वो तो हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई एक्यूरेट मेजर करे, कोई गलती ज्यादा करे, तो सभी में वैल्यूज क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है। तो उन वैल्यूज में क्या चेंज होता है वो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि 4 स्टूडेंट है, ए बी सी और डी, उनको किसी चीज को मेजर करने के लिए 3 बार चांस दिया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। तो अब उसने मेजर किया, ए स्टूडेंट ने, तो उसने देखा कि फर्स्ट टाइम जब मेजर किया तो उसकी जो लेंथ आई वो आई 1.9। अब यूनिट मीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, वो कोई भी यूनिट हो। सेकंड टाइम जब उसने मेजर किया तो सेम चीज की यूनिट क्या आई, 2.1 मीटर। और थर्ड टाइम जब मेजर किया तो उसकी लेंथ क्या आई, 2 मीटर। अब इनका एवरेज किया, एवरेज करने पे क्या आया, 2। अब एक्चुअल जो वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू वो मान लेते हैं उसकी कितनी है, 2। अब स्टूडेंट ए ने मेजर करने पे देखो एक्चुअल वैल्यू के एवरेज वैल्यू आ गई उसकी, जो एवरेज वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई, एक्चुअल वैल्यू के। तो यहां पे एक्यूरेसी क्या कहेंगे हम, अच्छी एक्यूरेसी हो गई। तो ये एक्यूरेसी की क्या डेफिनेशन है, इट डिस्क्राइब्स द क्लोजनेस ऑफ ए सिंगल मेजरमेंट। जो मेजरमेंट हमने किया उसका कितना पास है, किसके, उसकी ट्रू वैल्यू के, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसके कितनी पास है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो वैल्यू हमने मेजर की वो कितनी क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के, वो कहेंगे उसकी एक्यूरेसी। तो यहां पे एक्चुअल वैल्यू 2 और उसकी जो मीन वैल्यू है वो क्या है, 2 ही है,
तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया ना, तो इसीलिए यहां पे क्या कहेंगे, उसकी एक्यूरेसी कैसी है, गुड एक्यूरेसी। उसकी एक्यूरेसी कैसी है, गुड। अब प्रिसीजन की बात करें, प्रिसीजन में क्या आएगा, प्रिसीजन क्या होता है कि हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, अब बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वैल्यू आ रही हमारी, वो वैल्यूज आपस में कितना क्लोज है, आपस में कितनी क्लोज है, जितनी ज्यादा क्लोज होगी उसके प्रिसीजन भी क्या रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। अब यहां पे देखो 3 बार मेजर किया और तीनों बार ये वैल्यूज एक दूसरे के बिल्कुल ही क्लोज है, तो बिल्कुल क्लोज है एक दूसरे के, तो यहां पे क्या कहेंगे, प्रिसीजन भी कैसा है, गुड प्रिसीजन। ठीक है। ऐसे ही बी स्टूडेंट आया, अब बी स्टूडेंट ने देखा, अब बार बार मेजर किया 3 बार, तो उसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, फर्स्ट टाइम 1.7, सेकंड टाइम 1.8 और थर्ड टाइम कितनी आई, 1.6। तो अब तीनों वैल्यूज का एवरेज किया, तो एवरेज करने पे क्या आया, 1.7। अब एवरेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में क्या है, डिफरेंस है, तो इसका मतलब अपना रिजल्ट गुड नहीं आया ना, एक्यूरेट नहीं आया, तो यहां पे क्या कहेंगे, पुअर एक्यूरेसी। लेकिन अब प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन क्या है, ये देखो वैल्यूज एक दूसरे के बिल्कुल पास है, 1.6, 1.8 और 1.7, तो एक दूसरे के क्लोजनेस है, तो क्लोजनेस है तो क्या कहेंगे, प्रिसीजन क्या है, गुड प्रिसीजन। ऐसे ही सी स्टूडेंट आया, उसने मेजर किया, तो उसमें फर्स्ट टाइम जब मेजर किया तो वैल्यू आई 1.7, सेकंड टाइम मेजर किया तो वैल्यू आई 2, थर्ड टाइम मेजर किया तो 2.3, और जब तीनों का एवरेज किया तो उसकी एवरेज वैल्यू आई 2। अब 2 एवरेज वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल सेम है, तो मतलब उसका रिजल्ट क्या है, सही है ना, रिजल्ट सही है, तो इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी क्या है, गुड, गुड एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन देख लेते हैं, ये वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज है, क्लोज नहीं है ना, 1.7, 2, 2.3, तो इसमें क्लोजनेस बहुत ही कम है, कम है, तो प्रिसीजन कैसा रहेगा, पुअर, पुअर प्रिसीजन। अब डी स्टूडेंट ने मेजर किया, तो उसकी पहली वैल्यू आई 1.4, सेकंड वैल्यू आई 1.8 और थर्ड वैल्यू आई 2.2। जब तीनों वैल्यूज को एवरेज किया और एवरेज करने पे आंसर आया 1.8, तो एवरेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस है, तो यहां पे एक्यूरेसी भी क्या है, पुअर। प्रिसीजन की बात करें तो ये वैल्यूज आपस में क्लोज नहीं है, 1.4, 1.8, 2.2, तो दूर दूर है ना वैल्यूज, तो एक्यूरेट प्रिसीजन भी कैसा आएगा, पुअर प्रिसीजन। तो यहां से समझ में आया क्या एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है। एक्यूरेसी का मतलब जो वैल्यूज हमने मेजर की वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितनी क्लोज है, एक्चुअल वैल्यू के कितनी क्लोज है, वो तो हो गई एक्यूरेसी। और प्रिसीजन में क्या होगा, जब हमने मेजरमेंट किया, बार बार मेजरमेंट किया, तो जो वैल्यू हमारी आई वो वैल्यूज एक दूसरे के कितनी क्लोज है, जितनी क्लोज होगी प्रिसीजन क्या होगा, उतना ही गुड होगा, और वैल्यूज की क्लोजनेस कम होगी, ज्यादा दूर दूर वैल्यूज होगी, तो प्रिसीजन क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो होप सभी को ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या होता है डिफरेंस। ठीक है, इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये जो सेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट, ये अपना क्या है, एक्चुअल वैल्यू, ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू, और ये 3 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, तो जैसे ही हमने उसको मारा दूर से, तो ये तीनों वैल्यूज बिल्कुल ही एक्यूरेट वैल्यू के क्लोज आई, तो यहाँ पे प्रिसीजन भी, एक्यूरेसी क्या हो गई, गुड। और ये वैल्यूज जो हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, जो बार बार फेंक के मारी है, वो भी एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज ही लगी है, तो यहाँ पे प्रिसीजन भी क्या हो गया,
गुड हो गया। इसमें बात करें तो जो एक्चुअल वैल्यू, जो अपना हमें वैल्यूज अच्छी मिलती है वो सेंटर में होनी थी, लेकिन जो हमने फेंक के मारा तो यहाँ पे वैल्यूज क्या है, अलग अलग आई। तो जो एक्चुअल वैल्यू से काफी दूर आंसर आया अपना, तो इसका मतलब एक्यूरेसी क्या है, बहुत ही खराब। लेकिन ये जब एक्सपेरिमेंट किए 3 बार फेंक के मारा तो ये तीनों के तीनों आपस में बिल्कुल क्लोज है। तो बिल्कुल क्लोज है तो प्रिसीजन क्या होगा, गुड प्रिसीजन होगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो एक्चुअल वैल्यू है सेंटर में लगना चाहिए था, लेकिन सेंटर में नहीं लगा, तीनों बार अलग अलग जगह लगा। तो एक्यूरेसी कैसी है, पुअर एक्यूरेसी। और ये जो वैल्यूज हमने बार बार फेंक के मारी इनको, तो वो तीनों भी क्या है, एक दूसरे के काफी दूर दूर है, क्लोज नहीं है ना, तो प्रिसीजन भी कैसा होगा, पुअर प्रिसीजन होगा। तो होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर। अब साइंटिफिक नोटेशन, कोई भी वैल्यूज है 1, अब ये वैल्यू है, इसको हमें साइंटिफिकली लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे ही नहीं, कोई एक रूल है साइंटिफिकली कैसे लिखना, उसको लिखना होता है n इंटू 10 टू पावर n की टर्म में। ये जो n है ये क्या है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 से लेके 9.99, इनके बीच में ही कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 11 को 11 नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखना पड़ेगा 1.1, क्योंकि वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से लेके 9.999 के बीच में। 11 लिख देते तो इससे ऊपर चली जाती ना, तो वो नहीं लिखना, हमें क्या लिखना होगा 1.1। अब इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगी, अब कितनी पावर में जाएगी, देखो कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 10 टू पावर क्या हो गई 8। तो ये हो गया अपना इसका साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो एक बार इनको साइंटिफिकली नोटेशन में लिख के देखेंगे तो कैसे आएगा, इसको लिखेंगे तो ये देखो वैल्यू क्या 1 से लेके 9.9 के बीच में आ रही है, नहीं आ रही ना, तो हमें उसके बीच में लिखना होगा। तो क्या आंसर आएगा, इस डेसिमल को इधर मूव कर देते हैं और क्या आएगा 4.8 इंटू, अब 10 टू पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है, बताओ क्या याद रखना है, सोच के देखो। जब लेफ्ट मूव करते हैं और राइट मूव करते हैं तो कैसे क्या होगा, तो इसके लिए याद रख सकते हैं हम कोई भी नाम, एल से लोकेश, ठीक है, प्रवीण, रोज नहाए। तो एल से क्या वर्ड आ गया, लेफ्ट, पी का मतलब पॉजिटिव, तो लेफ्ट जाएंगे तो क्या टर्म आएगी, पॉजिटिव आएगी पावर में। आर से क्या आ गया, राइट, और एन से क्या आएगा, नेगेटिव। अगर डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर कैसी रहेगी, नेगेटिव में जाएगी, और डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करेंगे, इस साइड लेफ्ट साइड, तो पावर कैसी जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। तो यहां पे हमने डेसिमल को किस साइड मूव किया है, राइट साइड, तो पावर क्या जाएगी, नेगेटिव में, पावर कैसी रहेगी, नेगेटिव में। अब कितनी रहेगी, तो देखो कितने डेसिमल मूव किया है, 1 2 और 3 डिजिट, तो क्या आ जाएगी 10 टू पावर -3। तो ये हो गया इसका डेसिमल। अगर इसको करना है तो क्या करेंगे, अब ये वैल्यू इसके बीच में नहीं है तो हमें इसके बीच में लाना होगा, तो क्या आएगा 5.0 इंटू 10 टू पावर। अब देखो डेसिमल को हमने किस साइड मूव किया है, राइट साइड, तो राइट साइड मूव करने पे पावर कैसी रहेगी, पॉजिटिव की रहेगी। अब कितनी रहेगी, तो कितने डिजिट डेसिमल मूव किया है, 1 2 और 3,
तो 3 डिजिट मूव किया तो क्या आएगा 10⁻3। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे रहेगी, तो उससे हम याद रख सकते हैं किससे, लोकेश परवीन रोज नहाए। एल से लेफ्ट, पी से पॉजिटिव, आर से रोज, रोज आर से राइट और एन से नेगेटिव। ठीक है, तो होप सभी को अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, और जो भी मैंने पढ़ाया वो सारा का सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।